हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एमएल गोयल। स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नई सीरीज के साथ में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कैश बुक की सीरीज बहुत ही पसंद की होगी, उसको समझा भी होगा और अच्छी तरह से आप संतुष्ट भी होंगे। यदि आपको यह चैनल पसंद आता है, मेरी टीचिंग पसंद आती है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके लिंक को अपने मित्रों तक, आवश्यक व्यक्ति तक शेयर अवश्य कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं नई सीरीज, और इस सीरीज का नाम है बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, अब तक जो हमने पढ़ा है वह समझा है कि बैंक में व्यापार का एक खाता होता है जिसे हम कहते हैं चालू खाता, और वह खाता हमारे यहाँ पर बैंक अकाउंट के नाम से होता है। जो कैश बुक है, उस कैश बुक में 3 कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम और कैश कॉलम दोनों होते हैं। कुछ व्यवसाय में जो कैश बुक है वह डिस्काउंट कॉलम को हटा दिया जाता है और केवल बैंक और कैश कॉलम ही होता है, और उसे भी वे लोग 2 कॉलम कैश बुक कहते हैं। तो देखिए, जब हम बैंक से लेन देन करते हैं तो लेन देन में हम तो प्रविष्टि करते हैं कहाँ पर? 3 कॉलम कैश बुक के बैंक कॉलम में, लेकिन बैंक जो है वह प्रविष्टि करता है अपने खातों में और उसकी प्रति हमें देता है, और वह प्रति कहलाती है कौन सी? पासबुक। तो पासबुक जो है वह एक प्रकार से बैंकिंग लेन देन की कॉपी है। तो जो हम लेन देन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे 3 कॉलम कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस या शेष और पासबुक का जो शेष है वह दोनों समान होने चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से दोनों में अंतर आ जाता है। तो चलिए समझते हैं बैंक समाधान विवरण को। बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। समझिए इसके मीनिंग को। सबसे पहले रोकड़ बही के बैंक कॉलम, समझ गया? रोकड़ बही के यहाँ पर बैंक कॉलम का ही ध्यान रखना है। बैंक कॉलम का शेष व पासबुक के शेष में अंतर के कारणों को जानने कि दोनों के बैलेंस में किस कारण से डिफरेंस आ रहा है, उन कारणों को हमें ढूंढना है। तथा बैलेंस के मिलान के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट या बैंक समाधान विवरण। पुनः सुन लीजिए, पासबुक का शेष और रोकड़ बही का शेष, उन दोनों में अंतर अगर आता है तो उन अंतर के कारणों को ढूंढने के लिए और दोनों के शेष के मिलान के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे हम कहते हैं बैंक समाधान विवरण। चलिए आगे समझते हैं कि बैंक समाधान विवरण बनाना आवश्यक क्यों है। तो सबसे पहली बात यह है कि रोकड़ बही व पासबुक में हुई गलती का पता लगाना। ये जरूर है कि पासबुक का बैलेंस और रोकड़ बही का बैलेंस दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कैश बुक के अंदर हमने कुछ गलती कर दी, कोई प्रविष्टि 2 बार कर दी, तो ऐसी स्थिति में वे गलतियां भी पता लग जाती है। कई बार बैंक चार्ज 2 बार लगा देता है, इंटरेस्ट 2 बार चार्ज कर देता है, तो वे गलतियां भी हमें मालूम चल जाती है। देखिए, सेकंड है चेक संग्रह में विलंब की जानकारी। आपने कोई चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा और बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया है, तो कलेक्ट क्यों नहीं किया है इसकी जानकारी लेना। कलेक्ट देरी से हुआ है तो कलेक्ट देरी से क्यों हुआ है, यह जानकारी आप बैंक से ले सकते हो। कर्मचारियों के गबन को रोकना। देखिए, जब पासबुक और कैश बुक दोनों के बैंक का जो योग है या बैलेंस है जब बराबर नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, उसके कारणों को जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कैशियर है उसने कुछ गबन कर दिया है, तो यह जानकारी भी मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में बैंक समाधान विवरण जो है वह सहयोग करता है कि कर्मचारियों के द्वारा जो गबन किया जा रहा है उसको भी रोका जाए। और लास्ट पॉइंट है प्रबंधकों को सही शेष की जानकारी। देखिए, पासबुक का जो बैलेंस है उस बैलेंस से हमारे 3 कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम का बैलेंस बराबर आना चाहिए, और नहीं आ रहा है
उन कारणों को जान करके हम लोग मिलान की कोशिश करते हैं और बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो उससे हमें बैंक शेष की सही जानकारी मिलती है जो हम अपने मैनेजमेंट को दे सकते हैं। अब समझना यह है कि कैश बुक के बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वह पासबुक के शेष से मिलान क्यों नहीं करता है, क्या कारण है कि दोनों में अंतर आ जाता है। तो समझते हैं कौन कौन से कारण हैं। देखिए, रोकड़ बही व पासबुक के शेष में अंतर के कारण कॉजेज। सबसे पहला कारण है, समझिए, चेक संग्रह के लिए भेजा पर संग्रहित नहीं हुए। बात को समझिए, जो चेक हमको देनदारों से प्राप्त हुए हैं वे चेक हमने संग्रह के लिए भेजे और संग्रह के लिए जैसे ही भेजे हमने हमारी कैश बुक में इसकी प्रविष्टि कर दी, हमने अपना बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन पासबुक में एंट्री इसलिए नहीं हुई कि अभी तक संग्रह नहीं हुए। नेक्स्ट देखिए, चेक निर्गमित किए पर बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए। जो चेक हमने लेनदारों को इश्यू किए हैं तो इश्यू करते ही हमने हमारी कैश बुक के अंदर राशि कम कर दी, लेकिन लेनदार अभी तक बैंक नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है, तो पासबुक का बैलेंस हो गया अप्रभावित और यूं कह सकते हो कि बैलेंस बढ़ गया। नेक्स्ट है बैंक द्वारा जमा पर ब्याज देना। बैंक जब आपको ब्याज देगा तो आपको बताएगा नहीं, वह सीधे ही आपके पासबुक के अंदर राशि बढ़ा देगा। तो बैंक जब ब्याज देता है तो पासबुक में राशि बढ़ जाती है पर हमें जानकारी नहीं होती, इसलिए कैश बुक के अंदर हम एंट्री नहीं करते हैं, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक द्वारा अधिविकर्ष पर ब्याज लेना। आप जानते हैं कि करंट अकाउंट पर बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है। अगर व्यापारी ने ओवरड्राफ्ट लिया है तो बैंक क्या करेगा, ब्याज लेगा और जो पासबुक के अंदर बैलेंस है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हमारे यहाँ पर जानकारी नहीं होने से क्या हुआ, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की और दोनों में डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट है बैंक शुल्क या बैंक चार्जेस लगाना। बैंक अपनी सेवाओं के लिए कुछ न कुछ राशि वसूल करता है, वह सीधे ही पासबुक में से कम कर देगा। हमको जानकारी नहीं है तो कैश बुक के अंदर हमने राशि कम नहीं की है। नेक्स्ट पॉइंट है देनदार द्वारा सीधे बैंक में राशि जमा करवाना। किसी देनदार ने हमारे खाते में हमारे कहने से सीधे राशि बैंक में जमा करवा दी तो पासबुक के अंदर बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कब जमा कराई हमें जानकारी नहीं है, तो हमने कैश बुक के अंदर राशि नहीं बढ़ाई, दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी आदेशानुसार बैंक द्वारा व्ययों का भुगतान करना। अगर हमने बैंक को आदेश दिया है कि हमारे बिजली के बिल का भुगतान कर दीजिए, हमारे इंश्योरेंस की प्रीमियम चुका दीजिए या अन्य कोई कार्य, तो बैंक उसका भुगतान कर देगा, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि बैंक ने भुगतान कब किया, तो हमने प्रविष्टि नहीं की, तो दोनों के शेष में डिफरेंस आ गया। बैंक द्वारा व्यापारी की तरफ से राशि या आय प्राप्त करना। मान लीजिए बैंक को हमने आदेश दिया है कि आप इनसे राशि वसूल कर सकते हैं, या ये कह लीजिए कि मान लीजिए शेयर पर डिविडेंड है तो वह डिविडेंड सीधे ही हमारे खाते में जमा हो गया, हमें जानकारी नहीं है, तो दोनों बैलेंस में डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अप्रतिष्ठित चेक। जो चेक हमने इश्यू किए हैं लेकिन भुगतान नहीं हुए हैं, या फिर कोई चेक हमें संग्रह के लिए प्राप्त हुआ, हमने संग्रह के लिए भेजा लेकिन वह डिसऑनर हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम तो हमारे यहाँ प्रविष्टि कर रहे हैं पर जानकारी का अभाव होने से बैंक जो है वो उसकी प्रविष्टि कर देगा, हम एंट्री नहीं करेंगे, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारी द्वारा रोकड़ बही में गलत लेखा करना। मान लीजिए कि जब व्यापारी बैंक लेन देन का लेखा कर रहा है तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए बैंक कॉलम में राशि लिखनी है और कैश कॉलम में लिख दी तो डिफरेंस हो गया। किसी व्यवहार का 2 बार लेखा कर लेना, इस तरह से अगर त्रुटि की है तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा।
बैंक द्वारा त्रुटि करना, कई बार आपने देखा होगा कि बैंक एंट्री करता है फिर उसकी रिवर्स एंट्री कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने किसी न किसी व्यवहार की गलत प्रविष्टि की और उसकी जानकारी हमको नहीं है, तो हमारे यहाँ पर मिलान नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, भुनाई गई प्राप्य बिलों बिल्स रिसीवेबल का अनादरण। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं बिल्स रिसीवेबल, विनिमय बिल की। तो विनिमय बिल में बीआर जो हमें प्राप्त हुआ है, हम समय से पहले बैंक से उसे डिस्काउंट पर राशि ले सकते हैं। अब हमने उसकी राशि ले लिए, लेकिन हुआ क्या, वे हो गए डिसऑनर। तो डिसऑनर होने से क्या हुआ, बैंक ने फिर से हमारी राशि कम कर दी। तो ऐसी स्थिति में दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो यह थे कुछ कारण जिन कारणों से कैशबुक और पासबुक दोनों के शेष में अंतर आ जाता है। यहाँ मैं बात रिपीट करना चाहूँगा कि कैशबुक के बैंक कॉलम की बात हो रही है जो करंट अकाउंट है, और पासबुक की बात हो रही है। साथ ही यह समझना है ये जो अंतर के कारण है, यह एक निश्चित तिथि को ही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। उस तिथि को जो स्थिति है वह तिथि को हम डिफरेंस ज्ञात करते हैं और दोनों के शेष का मिलान कर देते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का जो प्रोसेस है उसको समझें, उससे पहले हम कुछ बातें बैंक पासबुक और कैशबुक के बैंक कॉलम को समझते हैं। देखिए जरा, रोकड़ बही के बैंक स्तंभ का शेष, यहाँ पर बैलेंस की बात हो रही है, और बैंक पासबुक जो है उसका शेष, इसे हम कंपेयर करते हैं। देखिए जरा, पहली स्थिति है जब बैंक में हमारी राशि जमा है, इसका मतलब हमारा वहाँ पर पैसा जमा है, शेष है। तो ऐसी स्थिति में कैशबुक का जो बैंक कॉलम है वह क्या शेष दिखाएगा, समझते हैं। वह शेष दिखाएगा नाम शेष या डेबिट बैलेंस। इसका मतलब रोकड़ बही के बैंक कॉलम का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट। हम कैशबुक के अंदर समझ चुके हैं। इसी का उल्टा करते हैं कि अगर बैंक अधिविकर्ष है तो रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष कौन सा होगा, डेफिनेटली क्रेडिट शेष होगा। जमा शेष सीआर बैलेंस, जो कि हम कैशबुक के अंदर लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, और डेबिट शेष है तो हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। अब समझते हैं पासबुक को। देखिए, जब रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष डेबिट है तो पासबुक का जो शेष है वह कौन सा होगा, क्रेडिट जमा शेष। और यदि ओवरड्राफ्ट है तो रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष तो होगा क्रेडिट, लेकिन पासबुक का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इसे हम दो ट्रांजैक्शन के माध्यम से समझते हैं। देखिए जरा, यहाँ पर कुछ जानकारी आपको दी गई है। कैशबुक का फॉर्मेट बना हुआ है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट कॉलम है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। इसी प्रकार से पासबुक के अंदर जिस व्यक्ति का खाता है, पर्सनल अकाउंट, वो बना हुआ है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो चलिए हम समझते हैं ट्रांजैक्शन के द्वारा। सबसे पहली बात, बैंक में राशि जमा करवाई, ये प्रविष्टि आप जानते हैं कि कैश बुक के अंदर क्या करते हैं, सीधी सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसे हम कैश बुक के अंदर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए जरा। हम लिखेंगे बैंक कॉलम के अंदर टू कैश, तो यहां पर लिखा जाएगा आपके टू कैश अकाउंट। तो देखिए, कैश बुक के डेबिट में लिखा आपने टू कैश, तो जब राशि आपकी जमा होगी तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट। मान लीजिए अमाउंट हमने लिख दिया यहाँ पर 10,000, तो देखिए कैश बुक का बैलेंस कौन सा है, डेबिट साइड। डेबिट साइड का अधिक है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड का अधिक है क्रेडिट बैलेंस, तो ये हो गया डेबिट बैलेंस। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने बैंक से राशि निकाली, तो हम प्रविष्टि क्या करते हैं, कैश टू बैंक, तो हम लोग बैंक कॉलम में हम क्या लिखेंगे, बाय कैश। और यह राशि मान लीजिए हमने निकाल दी कितनी, 15,000। 10,000 जमा थे, निकाली कितनी, 15,000, तो 5,000 का क्या हो गया,
ओवरड्राफ्ट। तो जब राशि निकाली जाती है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं और ऐसी स्थिति में ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। तो 5,000 का हो गया ओवरड्राफ्ट। अब इसी को समझते हैं किसमें, पासबुक के अंदर। देखिए पासबुक का आप समझिए कि हम बैंक हैं और हम पर्सनल अकाउंट जिसका भी खुला हुआ है उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो हमें उस व्यक्ति से, व्यापारी से राशि प्राप्त होगी। जब बैंक में वो राशि जमा कराएगा तो हमें राशि प्राप्त होगी। तो हम पर्सनल व्यक्ति से राशि प्राप्त कर रहे हैं तो हमारी प्रविष्टि क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। कहाँ प्रविष्टि कर रहे हैं, बैंक अपनी पुस्तकों में एंट्री कर रहा है और पासबुक के अंदर करना है। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जो बना हुआ है, पासबुक जो है उसमें हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। क्लियर। और ये राशि कितनी हुई 10,000। अब देखिए पासबुक का बैलेंस कौन सा बनता है, क्योंकि सीआर किया है इसलिए ये बैलेंस बन गया कौन सा, सीआर। इसका मतलब जब हमारी राशि बैंक में जमा होगी तो पासबुक का बैलेंस कौन सा होगा, सीआर। इसी प्रकार से जब व्यक्ति ने राशि निकाली तो बैंक ने क्या किया, राशि दी। तो पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम यहां पे कर देंगे टू कैश। ये राशि कर दी हमने, मान लीजिए ऊपर के उदाहरण से लिया है 15,000। तो अब देख लीजिए ज्यादा राशि निकाली है, डेबिट में 15,000, क्रेडिट में 10,000, ये हो गया ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट जब होगा तो पासबुक का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट। तो इस बात को आपको समझना है कि यदि कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट है, राशि बैंक में जमा है, तो पासबुक शेष कौन सा दिखाएगा, क्रेडिट शेष दिखाएगा। और यदि ओवरड्राफ्ट है तो ऐसी स्थिति में कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वह शेष कौन सा दिखाएगा, क्रेडिट, और पासबुक जो है वह शेष कौन सा दिखाएगी, डेबिट। तो यह है बेसिक अंतर जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के एपिसोड में हमने एक नई शुरुआत की है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को प्रारंभ किया है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत सारे विद्यार्थी यह स्टेटमेंट नहीं बना पाते हैं, तो प्रारंभिक जानकारी में आपको समझाया गया कि इसे कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसकी क्या आवश्यकता है और पासबुक और बैंक शेष में जो अंतर है उस अंतर के क्या क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही महत्वपूर्ण चीज़ को समझा कि पासबुक का बैलेंस कौन सा होता है, कैश बुक का बैलेंस कौन सा होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है और क्यों होता है। तो आप लोग इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके अवश्य देखें, ताकि अगला जो पार्ट 2 है उसमें हम समझाने वाले हैं कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की प्रक्रिया क्या है और बहुत ही सरल विधि से आपको समझाया जाएगा कि स्टेटमेंट कैसे तैयार होता है। बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए ML गोयल अकाउंटेंसी क्लासेज। मैं फिर से हाजिर होता हूँ पार्ट 2 के साथ।